बायोलॉजी की एमडी कैट में, और आज इंशाल्लाह हमारा यूनिट नंबर 1 ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वो पहले ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यूकैरियोटिक जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं सारे, वो हम एक साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे वर्कशीट में। आज उनकी जो है वो वर्कशीट मैं अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल मेरी वर्कशीट भी आप उसी तरह कैंपस ड्राइव में अपलोड हुआ करेंगी जो आप लोगों को पहले वाले सर ने बता दिया है। सो मैं भी अपनी वर्कशीट्स वहीं पे ही अपलोड करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोग उस वर्कशीट्स को डाउनलोड भी कर सकेंगे। पहले वो इमेजेस की फॉर्म में मैंने अपलोड की थी, लेकिन अब वो PDF फाइल होगी, आप उसको डाउनलोड करके अपने पास एक फ़ोल्डर बनाकर सेव भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट में जो आज के कुछ ऑर्गेनेलीज़ हैं, जैसे कि वैक्यूल है आज स्टार्ट में, सबसे पहले वैक्यूल है, और उसके बाद जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद सेंट्रियोल हैं। इनकी जो है हम ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, ये आप लोगों को आता है। इनके ना कुछ हम MCQ डिस्कस कर लेते हैं, जिनके जवाब आप मुझे बताएंगे, आप लोगों की जो है वो रिवीजन हो जाएगी। तो सबसे पहला MCQ जो है वो वैक्यूल के बारे में हम स्टडी करते हैं जी। MCQ नंबर 1 ऑफ टुडे, which is not the function of vacuole। MCQ नंबर 1। तो इसकी ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। पहली ऑप्शन जो है वो टर्गर, दूसरी ऑप्शन जो है वो आपके पास स्टोरेज है, तीसरी ऑप्शन जो है वो आपके पास ट्रांसपोर्ट है, और चौथी ऑप्शन जो है वो आपके पास एक्सक्रीशन है। हाँ जी, तो विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। हमने वैक्यूल को पहले डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स। जो है वैक्यूल प्लांट्स में बड़े होते हैं, एनिमल्स में छोटे होते हैं, तो बस हम उनका फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन जो है वो आपको इस MCQ से जो है वो कंप्लीट आ जाएगा। विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर होगा? राइटिंग फोर्ड बहुत छोटा है, आप बड़ी स्क्रीन कर लें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लिखनी होती हैं। ओके, वेरी गुड। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो ट्रांसपोर्ट बनेगा, क्योंकि वैक्यूल का फंक्शन प्लांट्स के अंदर टर्गर प्रेशर बिल्ड करना होता है। जितने बड़ा सा वैक्यूल बनता है वो यही काम करता है, और मुख्तलिफ सेल्स के अंदर ये स्टोरेज करता है। जो मेटाबॉलिज्म में प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको वैक्यूल स्टोर करता है अपने अंदर, और एक्सक्रीशन के अंदर भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जो है वो इसकी एग्जांपल्स मिलती हैं। जो वैक्यूल सेल से बाहर चीज़ को लेके जा रहा होता है वो एक्सक्रीशन ही कर रहा होता है। सो ट्रांसपोर्ट जो है ना वो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी का फंक्शन था। दैट इज़ वाई जो गोल्जी हैं उनको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये याद रखें, गोल्जी का मैं कल निक नेम बताना भूल गया। तो गोल्जी जो है दैट इज़ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो ये नहीं करेगा वैक्यूल, बाकी तीनों फंक्शंस जो हैं वो वैक्यूल के होंगे। एक्सक्रीशन जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा जी, यूकैरियोट्स तो प्लांट्स में भी हैं जी, बिल्कुल हैं। प्लांट्स यूकैरियोट्स ही होते हैं। हाँ जी, प्लांट्स के अलावा जो बाकी सेल्स हैं उनमें टर्गर प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती। हमें अल्लाह ने स्केलेटन दिया हुआ है सपोर्ट के लिए, तो प्लांट्स को सपोर्ट के लिए टर्गर चाहिए। वी डोंट नीड टर्गर। ओके, चलें जी। तो वैक्यूल का फंक्शन क्लियर होने के बाद ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसके अलावा वैक्यूल का फंक्शन जो है वो और क्या नहीं है, सिक्रीशन वगैरह नहीं है। जो थे वो मैंने आपको बताया। तीन मेन जो है वो फंक्शन है। सर्कल, ट्रांसपोर्ट, वैक्यूल प्री हैं। ये क्या है? इस तरह की बातें वो तरह सही करके लिखा करें। अब हम देखते हैं जी माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है। साइटोस्केलेटन की सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो माइक्रोट्यूब्यूल है। सिर्फ ये आपके MD कैट के सिलेबस में शामिल है। माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना ये प्रोटीन की बनी हुई होती हैं जिनका नाम है ट्यूबलिन। तो ये MCQ के तौर पर आपने याद रखना। हम फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन के लिए इसका भी MCQs जो है वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर भी अगेन सेम MCQs, विच इज़ नॉट formed by microtubules, which is not formed by microtubule। इससे आपको जो है ना वो सारा फंक्शन
पता चल जाएगा। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल से जो कल पढ़े थे वो ट्रांसपोर्ट वैक्यूल नहीं थे बच्चों, वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स थे। सो ध्यान से देखा करें। माइक्रोट्यूब्यूल्स से क्या नहीं बनता? नंबर 1 स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स। नंबर 2 सेंट्रियोल। नंबर 3 सेंट्रियोल के बाद हम कर लेते हैं जी सिलिया। और नंबर 4 हम कर लेते हैं, क्या करें जी, हाँ हम नंबर 4 जो है वो कर लेते हैं, किसको करें किसको करें, हाँ जी किसको करें, कोई भी स्ट्रक्चर का नाम लिख देते हैं, न्यूक्लियस ही लिख दिया, और मेरे ज़हन में नहीं आया कोई। तो अब आपके सामने ये सारा एक लेआउट बन गया। इसका मतलब स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल, सिलिया और न्यूक्लियस में से कौन माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं बनता? तो आपका आंसर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड बाय माइक्रोट्यूब्यूल। स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल से बनेंगे, सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से बनेंगे, सिलिया, फ्लैजिला वगैरह जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से ही बनेंगे। इसका मतलब दूसरे स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसको समझने के लिए हम जो है ना एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिससे आपको कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आएंगी। माइक्रोट्यूब्यूल की डायग्राम जो है ना वो इस तरह से होगी। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक रॉड लाइक ट्यूब है जी, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। अब इस ट्यूब्यूल की मुख्तलिफ अरेंजमेंट करके हम जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। हम सबसे पहले इससे बनाएंगे सेंट्रियोल। बनाएं जी सेंट्रियोल, चेक करें कि मैं कैसे सेंट्रियोल बनाता हूँ। सेंट्रियोल बनाने के लिए आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स बनाने पड़ेंगे और उनको जो है फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा। अगर मैं बनाऊँ जी 1 2 3, ये जो ट्यूब्यूल है उसका ट्रिपलेट बन गया। एक ट्रिपलेट ये हो गया, एक और ट्रिपलेट यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, 1 2 3, 2 ट्रिपलेट हो गए, 1 2 3, ये 3 ट्रिपलेट्स हो गए। इसी तरह यहाँ पे ये 9 ट्रिपलेट्स होंगे जो कि मिलकर एक सेंट्रियोल बना देंगे। 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। हर ट्रिपलेट के अंदर 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। इसी तरह ये 3 होगी ना, यहाँ पे मज़ीद बनेगी। और ये इधर ये पूरा एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट आपके सामने जो आपकी बुक पे भी नज़र जो है वो आ सकता है। इनको हम कहते हैं ये 9 ट्रिपलेट्स हैं। ये पूरे सेंट्रियोल की लेंथ के अक्रॉस प्रेजेंट होंगी। तो 9 ट्रिपलेट्स हैं, हर ट्रिपलेट में 3 जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो इस लिहाज से ये 27 जो हैं ये ट्यूब्यूल्स एक सेंट्रियोल में प्रेजेंट होंगी। अब मैं आपके सामने एक MCQ लिखता हूँ, यहाँ पे आपने उसका जवाब देना है। बहुत ही प्यारा MCQ। विच number of microtubules present in a सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर कितनी ट्यूब्यूल्स होती हैं? तो आपके पास पहला ऑप्शन है 9, सेकंड ऑप्शन है 27, उसके बाद आपके पास सीटा यानी चार्ली ऑप्शन है 54 और डेल्टा आपके पास ऑप्शन है 18। जल्दी से इस आंसर का जो है वो इस MCQ का आंसर बताएं। सर हर ऑर्गेनेली में माइक्रोट्यूब्यूल होगा? नो, जिनके नाम मैं अभी आपको बता रहा था उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल देखे ना, मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल से बना के दिखाया है। ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर ही सेंट्रियोल बनता है। इसी तरह इनसे मिलकर फ्लैजिला बनता है, सिलिया बनता है। तो सेंट्रोसोम के अंदर कितने जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे? 27, 54, 27। इसका मतलब सही तरह आपको समझ नहीं आई। सेंट्रोसोम है ना बेटे, जो सेंट्रोसोम होता है उसके अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। एक ये बड़ा सा सेंट्रियोल होता है इस तरह से, इसमें 9 ट्रिपलेट्स होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के और 27 ट्यूब्यूल। और एक जो है वो इस तरह से इसके राइट एंगल पे पड़ा होगा, दूसरा सेंट्रियोल। इन दोनों को मिला के हम सेंट्रोसोम कहेंगे। इन दोनों को मिला के कुछ कहते हैं जी, जहाँ पे ये प्रेजेंट है उस जगह को सेंट्रोसोम कहते हैं, और कुछ इन दोनों को मिला के कंबाइंड सेंट्रोसोम का नाम देंगे। सो 27 + 27 आंसर होगा जी आपका 54। अगर मैं स्टेटमेंट चेंज कर दूं, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स लिखने के बजाय मैं लिख दूं नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स, अब क्या आंसर होगा? सेंट्रोसोम के अंदर ही बताएं नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स कितने हैं?
सेंट्रोसोम मीन 2 सेंट्रियोल्स को जमा कर दिया जाए, तो उसमें ट्रिपलेट्स कितने होंगे? 9 होंगे, 27 होंगे, 54 होंगे या 18 होंगे? मैक्रोट्यूब्यूल्स की तो मैंने बता दी, सिंगल मैक्रोट्यूब्यूल्स को अगर आप गिनेंगे तो सेंट्रोसोम में आपको 54 मिलेंगे, लेकिन अगर आप ट्रिपलेट्स गिने तो ट्रिपलेट्स एक पूरे सेंट्रियोम में कितने आएंगे? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आंसर आएगा, वेरी गुड, डी ऑप्शन 18। ट्रिपलेट्स गिने ना, एक में अगर 9 ट्रिपलेट्स हैं, 9, तो दोनों को मिला के जो ट्रिपलेट्स आएंगे वो 18 आएंगे, 18 ट्रिपलेट्स आ जाएंगे। सो आपने ट्रिपलेट्स के हिसाब से अलग वैल्यू याद करनी है और अलग अलग मैक्रोट्यूब्यूल के हिसाब से अलग वैल्यू याद करनी है। सो इसी तरह के एमसीक्यूज जो हैं वो आपको इसमें से आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और एमसीक्यू नहीं आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सिलिया और फ्लैजिला किस तरह से बनता है मैक्रोट्यूब्यूल से। सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम में सिलिया का स्ट्रक्चर आपको बताया गया, उसमें लिखा हुआ है कि डबल फिब्रिल्स होते हैं। वो जो फिब्रिल्स होते हैं बेसिकली वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं, इस तरह डबल फिब्रिल्स सिलिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और बीच में जो है ना वो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स लेंथ वाइज जो है वो बने हुए होते हैं। अगर आप सिलिया के स्ट्रक्चर में जाएं तो आपको वहाँ पे ये बात मिल जाएगी। सो सिलिया के अंदर भी आपको क्या मिलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल मिलते हैं। इस तरह फ्लैजिला भी माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है। इसी तरह अगर आपको मैं बेसल बॉडी का बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी बेसल बॉडी, आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है बेसल बॉडी का लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो एक्सप्लेन कौन करेगा? मैं करेगा। चेक करें बेसल बॉडी क्या होती है जो मैक्रोट्यूब्यूल से बनती है। ये देखें, ये प्रेजेंट होती है जी, देखें सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक बेसल बॉडी है, ये बेसल बॉडी है। ये बेसल बॉडी क्या करती है? इससे फ्लैजिला निकलता है। इससे क्या निकलता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला की टॉपिक में लिखा हुआ है फ्लैजिला ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी। ऐसा सेंट्रियोल जिससे फ्लैजिला निकलता है उसी को बेसल बॉडी बोलते हैं। ओके, ऐसा सेंट्रियोल जिससे फ्लैजिला ओरिजिनेट होता है, मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल देता है फ्लैजिला बनाने के लिए, उसी सेंट्रियोल को फिर अब नाम क्या देंगे? जब वो अकेला था तब तक वो सेंट्रियोल था, वो स्पिंडल फाइबर बना रहा था, ठीक है, वो और काम कर रहा था, लेकिन अब उससे क्या निकल आया? फ्लैजिला निकल आया है। फ्लैजिला भी उसी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना, तो जिस सेंट्रियोल से फ्लैजिला निकल आता है उस सेंट्रियोल को हम क्या नाम देते हैं? बेसल बॉडी। और ये आपकी फ्लैजिला वाले टॉपिक में लिखा हुआ है। ओके हो गया। तो बेसल बॉडी क्या हुई? ऐसी बॉडी जो कि सेंट्रियोल ही थी पहले, लेकिन अब वो फ्लैजिला प्रोड्यूस कर रही है, फ्लैजिला उसमें से निकल रहा है। सो उस बॉडी को अब हम सेंट्रियोल का नाम नहीं देंगे, अब हम उसको क्या नाम देंगे? बोले बेसल बॉडी का नाम देंगे। सो बेसल बॉडी इज ए सेंट्रियोल फ्रॉम विच फ्लैजिला ओरिजिनेट्स। ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब आपको मैंने एक मैक्रोट्यूब्यूल से सारी चीज़ें कवर कर दी, सेंट्रियोल बना दिए, फ्लैजिला बना दिया उससे, बेसल बॉडी के जरिए सिलिया आपको बता दिया, सेकंड ईयर में है, उसकी मैक्रोट्यूब्यूल फिब्रिल्स की तादाद भी लिखी हुई है, डबल फिब्रिल्स होते हैं जी, बीच में 8 शेप के वहाँ पे जो बने हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो बेसल बॉडी, सिलिया, फ्लैजिला वगैरह जो है ये सारा कुछ किससे बना? माइक्रोट्यूब्यूल से बना। अब सेंट्रियोल में भी लिखा हुआ है कि सेंट्रियोल इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर सेंट्रियोल बना और फिर सेंट्रियोल से ही आगे चीज़ें बनी। तो बेसिकली हर चीज़ में कौन इन्वॉल्व है? माइक्रोट्यूब्यूल। और ये बना किस चीज़ का हुआ? प्रोटीन का बना हुआ है। यूकैरियोट्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन है और आगे जाके प्रोकैरियोट्स में फिर कुछ जगहों पे फ्लैजिलिन प्रोटीन भी आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं जी हमारे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं वो कौन से हैं जी। तो उनमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। जिस तरह गोल्जी को मैंने अभी आते ही क्या नाम दिया है? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। आपने देखा कि वो चीज़ों को सेल से बाहर लेके जाने में इन्वॉल्व था। गोल्जी परेटस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन वगैरह लेता था, पैक शैक करके उसको एनवलप में पैक करके ख़त बना के बाहर भेज रहा है, तो पोस्ट ऑफिस है। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, आपको पता ही एनर्जी बनाने में इन्वॉल्व है। ओके, और अब एक एमसीक्यू देखते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया appears as under light microscope, लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर
माइटोकॉन्ड्रिया कैसा नज़र आता है? ए ऑप्शन वेसिकल्स जैसा नज़र आता है, बी ऑप्शन रॉड्स जैसा नज़र आता है, और उसी के साथ ही आप एक और लिख लें फिलामेंट्स, सी ऑप्शन फिलामेंट्स, फिलामेंट जैसा माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आता है, या डी ऑप्शन ऑल? इसका भी जवाब दें जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया जब आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको किस तरह का नज़र आएगा, काम क्या करता है वो भी एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, ए वेसिकल जैसा नज़र आएगा, मीन थैलियों जैसा, इनमें से आंसर दें बच्चों। रॉड्स मीन वो थोड़ा सा लंबूतरा नज़र आएगा, फिलामेंट्स बारीक सा थोड़ा लंबा नज़र आएगा, या फिर इन सब जैसा नज़र आएगा? जल्दी से इसका आंसर दें। वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस। इसकी मतलब शेप स्पेसिफिक नहीं है, शेप वेसिकल जैसी भी हो सकती है, रॉड जैसी भी, फिलामेंट जैसी भी, और मतलब आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। तो लाइट माइक्रोस्कोप में ये हर तरह का नज़र आ सकता है। वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस। अब हम देखते हैं जी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी कंप्लीट जो है हम मॉर्फोलॉजी स्टडी करने लगे हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे इसकी, और कमेंट्स में इधर ले आते हैं। डी ऑप्शन है बच्चों, डी ऑप्शन। बुक की लाइन है लेकिन आप लोगों ने ज़रा ध्यान से पढ़ी नहीं। तमाम शेप्स का हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करने लगे हैं। हियर इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आएगा। इसको हम बना लेते हैं जी ऐसे, ध्यान से इसको आप देख लें। दिस इज अवर माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपको चीज़ नज़र आएगी बच्चों, जिसको व्हाइट बोर्ड धुंधला नज़र आ रहा है वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करे और अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा ले। नंबर 1 सबसे पहले आपको नज़र आएगी जी डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन, ये आपको पता है जी, आउटर मेम्ब्रेन इसकी बिल्कुल स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरह से इनफोल्डिंग्स बनाती है, इस तरह से इनफोल्डिंग्स बनाती है। ये इसकी जो है वो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होगी। दिस वन इज आउटर और दिस वन इज इनर। इनर जो है ये क्रिस्टा या क्रिस्टी कहलाती है, पढ़ा हुआ ना आपने। इन इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टाई या क्रिस्टा या क्रिस्टी का नाम देते हैं। ओके, अच्छा जी, डबल मेम्ब्रेन के बाद क्रिस्टा आ गया। उसके बाद सेकंड जो इसका कंपोनेंट होता है वो इसका आउटर कंपार्टमेंट होता है। आउटर कंपार्टमेंट, अब ये क्या नई चीज़ है जी, ध्यान से समझ लें। आउटर कंपार्टमेंट क्या होता है? आउटर कंपार्टमेंट आउटर मेम्ब्रेन से लेके इनर मेम्ब्रेन तक जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है इसको बोलते हैं, दिस इज द आउटर कंपार्टमेंट, OC, आउटर कंपार्टमेंट। ओके, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम भी देंगे। अच्छा, अगर आपको वाकई वाइट बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको देख लेते हैं। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा गाढ़ा लिखने की, ठीक है, इंशाल्लाह अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आउटर कंपार्टमेंट हो गया, ये सारा आउटर कंपार्टमेंट है ये वाला। उसके बाद थर्ड कंपार्टमेंट होता है जी इनर कंपार्टमेंट। थर्ड जो इसका कंपोनेंट है उसको हम इनर कंपार्टमेंट का नाम देते हैं बच्चों, ध्यान से समझें। इनर कंपार्टमेंट को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स। ये सारा जो है ना ये इनर कंपार्टमेंट है, ये सारा अंदर वाला जो हिस्सा है ये सारा इनर कंपार्टमेंट है, इसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स। ओके हो गया। इस मैट्रिक्स में क्या क्या होता है अभी देखते हैं। अच्छा, ये कौन सेंट्रियोल से कौन क्वेश्चन कर रहा है? बहुत पुराना टॉपिक हो गया सेंट्रियोल, तो अब आप उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब आप इससे करेंगे, ठीक है। लें जी, अब मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है। मैट्रिक्स के अंदर तमाम चीज़ें होती हैं जी, एंजाइम्स। अब मैं इसको इधर लिख देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखना था। ये एंजाइम है जी, सारे एंजाइम होते हैं। उसके अलावा कोएंजाइम होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, कोएंजाइम बना दिए, कोएंजाइम्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर बच्चों राइबोसोम्स होते हैं और इन राइबोसोम्स का साइज 50S राइबोसोम्स होता है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर लें, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखना शुरू कर दिया है जी, ओके, अब गाढ़ा भी लिख रहा हूँ। एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, कोएंजाइम्स प्रेजेंट हैं, 50S राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। मीन सारा कुछ जो इम्पोर्टेंट कुछ है वो सारा कुछ मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। ये आप लोगों ने चीज़ देख ली। अब हम देखते हैं जी कि क्रिस्टा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ये जो क्रिस्टा है इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ATP बनाने में इन्वॉल्व होती है, जो आप लोगों ने बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ा। ओके हो गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे है जी? क्रिस्टा में है, ठीक है। 50S का मतलब मैंने आपको उस वक्त समझा दिया था जब मैंने आपको राइबोसोम्स वाला टॉपिक पढ़ाया था। राइबोसोम का साइज यूकैरियोट्स में 80S, प्रोकैरियोट में 70S, और राइबोसोम्स के अंदर जो साइज है वो 55S है। 55 है, 50 बोल दिया मैंने, नहीं 55S है, ठीक है, 50 नहीं, गलती से मुंह से 50 निकल गया होगा। तो ये 55S राइबोसोम्स का साइज है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। एक तो क्रिस्टा की बात हो रही है। क्रिस्टा के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये क्या बना के आपको देगी? ATP बना के देगी आपको। और क्रिस्टा के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं मैं आपको दिखाऊं। क्रिस्टा के अंदर माचिस की तीली की तरह कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनको हम ATP सिंथेस कहते हैं। ये एंजाइम्स हैं ATP बनाने वाले, ATP सिंथेस। इस ATP सिंथेस एंजाइम के दो पार्ट्स हैं। एक इसका पार्ट F0 है और एक F1 है। अगर मैं इसको बड़ा सा करके आपको दिखाऊं तो ये माचिस की तीली है इस तरह से, ये F1 पार्ट है और ये जो पीछे टेल है ये F0 पार्ट है। ये क्या है जी? ये एंजाइम है ATP सिंथेस, जो आपने बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ा। ATP बनाने के अंदर ये इंपॉर्टेंट काम जो है वो कर रहा होता है। आपको इस पूरे को F1 पार्टिकल नहीं कहना। F1 पार्टिकल ये इसके ऊपर जो नोब लाइक है ना, सिर्फ इसको बोलते हैं। इसके पीछे वाली टेल F0 पार्टिकल है, ओके। और ये क्या है बेसिकली? दिस इज बेसिकली एन एंजाइम। ये एंजाइम है ATP सिंथेस, जो क्या करता है? ATP बना के देता है। आपने पढ़ा ना माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, तो पावर हाउस ऐसे ही नहीं है। पावर हाउस इसलिए क्योंकि वो एनर्जी बना रहा है। एनर्जी बनाने के लिए एनर्जी एक्सट्रैक्ट कहाँ से होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। और फिर एंजाइम कौन सा जो बना रहा है? क्रिस्टा कहाँ होते हैं? क्रिस्टा इसी मेम्ब्रेन को कहते हैं। ये जो क्रिस्टा है ना, ये इनर मेम्ब्रेन ही क्रिस्टा है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन बेसिकली ये कंपार्टमेंट्स बनाने में इन्वॉल्व है। अगर ये मेम्ब्रेन ना होती तो कंपार्टमेंट कैसे बनते? सो क्रिस्टा जो फोल्ड्स हैं, ये फोल्ड ही बेसिकली क्रिस्टा हैं। ओके हो गया जी। अच्छा जी, अब आपको मैंने इसके फंक्शन बता दिए। ATP बनाने के अंदर जो मेन फंक्शंस थे माइटोकॉन्ड्रिया के, वो कौन कौन से हैं? चलें उसके लिए MCQ लिखते हैं जी। MCQ, which is not the function of mitochondria। कौन सा फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चों नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्रेब्स साइकिल, दूसरा ऑप्शन सेलुलर रेस्पाइरेशन, सी ऑप्शन आपका कर देते हैं फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, कर दें यही, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म कर देते हैं। और डी ऑप्शन आपका हम करते हैं यहाँ पे विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हम देते हैं फोटोसिंथेसिस। हाँ जी, तो क्या आंसर होगा जी आपका? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं भाई। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? क्रेब्स साइकिल, सेलुलर रेस्पायरेशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। जल्दी से इसको ज़रा देख लें, हरी अप।
वेरी गुड। डी जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी किस तरह से बनाने में रोल प्ले करता है। थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट। आपको मैं एक कहानी बताने लगा हूँ। आप जब एक खुराक खाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ग्लूकोज खाई, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होने लगी है, क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसकी ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है? इसकी ऑक्सीडेशन से मुराद है आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, हाइड्रोजन्स मिलेंगे। इस रिएक्शन से आपको क्या मिला? बता दें अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बताएं ना ज़रा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? तो आप मुझे बताएंगे ऑक्सीडेशन। ये काम माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन आ गए ना आपके पास, आपने खुराक खाई, ठीक है, आपने खुराक खाई, तो खुराक खाने के बाद आपकी जो खुराक है वो हिस्सा बन गई जो है आपकी सेल्स का। सेल में जाने के बाद ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ये क्रिस्टा की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे। ये इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजर रहे होंगे तो इनकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। हाइड्रोजन आयंस को पंप करके कीमियो ऑस्मोसिस के जरिए एनर्जी बनाई जाएगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा एलोबरेट करूं, ठीक है, तो उसमें आपको ये वाला रिएक्शन मिलेगा जहां पे आपका NAD वेट कर रहा होगा इन इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स का। ये हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन NAD को मिलेंगे और NADH बना देंगे। क्या बना देंगे जी? NADH बना देंगे। अब ये NADH भी फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरकर आपको ATP बना के देते हैं। अगर आपको याद हो, एक NADH से 3 ATP बनते हैं। एक NADH से 3 ATP बनते हैं, अगर किसी को याद हो। इसका मतलब ये है कि आपकी जो खुराक थी उसकी ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन मिले NADH को, और NADH से बेसिकली फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए आप ATP बना लेते हैं, और हर NADH से 3 ATP बनते हैं। तो इसका मतलब ये कहानी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखें किसी की अगर मेटाबॉलिज्म हो रही है तो एक जगह नहीं हो रही, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पार्ट्स अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो लिपिड्स की एक तरह की मेटाबॉलिज्म नहीं है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के साइकिल्स हैं जो आपको बड़ी क्लासों में जाके पढ़ाए जाते हैं। तो मैं उस स्कोप में नहीं जा रहा। फैटी एसिड्स के कई आगे से मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस आते हैं, कोई इधर से इधर कन्वर्ट हो रहा है, कोई इधर से उधर कन्वर्ट हो रहा है। सो उस जो है डिटेल में नहीं जाना, जो चीज़ें जो है वो आपके लेवल की आप उनको समझ लें। ये थोड़ा सा आपके लेवल पे था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दे कि एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में आपके खुराक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हाइड्रोजन निकलते हैं, किसको मिलते हैं? NAD को। NADH बन गया, रिडक्शन, इनकी रिडक्शन हो गई ना, NAD की रिडक्शन, ये रिड्यूस फॉर्म है। अब इसको फिर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारते हैं, जो बायोएनर्जेटिक्स में आपने पढ़ी भी हुई है। उस तरह की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है आपको ATP बना के देती है। ओके हो गया, रिपीट कर दिया जी ऑक्सीडेशन वाला मैंने, ठीक है। ऑक्सीडेशन इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए जो है वो इसको मैंने क्लियर। बोर्ड क्लियर नहीं है? ज़रा चेक करें, मैं मैनेजमेंट स्टाफ से, बोर्ड बिल्कुल क्लियर है जी, बोर्ड बिल्कुल क्लियर है। आप जो है, अच्छा ये हो गया जी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। एंड पे मैंने क्या बनाया? ATP। सो ATP जी इज़ द एनर्जी। सो एनर्जी बनाने वाले ऑर्गेनेली को आपने कहा जी ये पावर हाउस है, ये हमारे सेल का वापडा है, ये हमारे सेल का वापडा है, ठीक है जी। तो बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है जी फूड आती है, फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है। भाई कैसे एक्सट्रैक्ट होती है वो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिख लिया। फूड आई, उससे इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन NADH का पार्ट बने, NADH को कहाँ से गुजारा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। ये चेन कहाँ थी? क्रिस्टा पे, क्रिस्टा का पार्ट है ये वाली चेन। सो ये चेन क्रिस्टा का पार्ट है, और इस क्रिस्टा के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से NADH के हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे और फिर आपको ATP बनते हुए मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड कीमिओस्मोसिस। कीमिओस्मोसिस। यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर हुआ कि जो कीमिओस्मोसिस आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है वो अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन होती है, अक्रॉस
इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। पंपिंग और डिफ्यूजन जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की हो रही है हाइड्रोजन आयंस की, ये इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रही है। इसके बाद ही हम जो है वो फौरन से नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाते हैं, जिनका नाम है प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स की आपको पता है ना 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी कमेंट कर दें जरा जल्दी से, हरी अप। एटीपी यूज होने के बाद रिस्टोर होंगे, ये सारी कॉमन सेंस की बातें हैं। सो प्लास्टिड्स की 3 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सर बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते तो क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम होते हैं, पढ़ लें, चैप्टर नंबर 6 में लिखे हुए हैं। वो उनको एनर्जी बना के देते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि वहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट है, मीन रेस्पिरेशन उनकी हो रही होती है मीजोसोम के जरिए। ओके, नहीं तो बुक पे जाके मीजोसोम का टॉपिक जो बैक्टीरिया में लिखा वो पढ़ लें। उनमें रेस्पिरेशन का काम माइटोकॉन्ड्रिया तो करता नहीं है, बिकॉज एब्सेंट है, तो उनमें उसका अल्टरनेट जो है वो कौन है बच्चों? मीजोसोम। अच्छा क्वेश्चन था आपका, आई लाइक इट। कौन सा ये, किसने क्वेश्चन किया था जी बैक्टीरिया वाला? राइबोसोम का मैंने बता दिया। राइबोसोम बैक्टीरिया वाले, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया वाले छोटे साइज के हैं, 55S के। ओके, वी विल डिस्कस ओनली क्लोरोप्लास्ट हियर बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी भी हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिटेल है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्लोरोप्लास्ट जब हमें नज़र आता है बच्चों, तो इस किस्म की आपको इसकी मॉर्फोलॉजी मिलती है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आपको नज़र आ रहा है कौन? क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले जो इसका आपको नज़र आएगा वो इसका एनवेलप नज़र आएगा। एनवेलप में डबल मेम्ब्रेन होती है और दोनों मेम्ब्रेन्स इसकी आउटर हैं, एनवेलप का पार्ट है। ये 2 मेम्ब्रेन्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट की डबल 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 मेम्ब्रेन। ओके, डबल 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 डबल, ये पूरी डबल हो गई। ये आपकी बन गई जी क्लोरोप्लास्ट की 2 मेम्ब्रेन्स। आउटर 2 मेम्ब्रेन्स इनको मिला के क्या बन गया? एनवेलप बन गया। इसके बाद सेकंड चीज जो आपको मिलती है वो स्ट्रोमा मिलती है, स्ट्रोमा। ये सारा फ्लूइड जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रोमा। ये जो सारा फ्लूइड है इसके अंदर, ये सारा फ्लूइड जो स्ट्रोमा है, इसके अंदर बहुत कुछ है। वही उसी तरह एंजाइम्स, को एंजाइम्स, इसके अंदर राइबोसोम भी हैं, इसके अंदर जो है वो इनका अपना डीएनए भी है। हाँ, डीएनए अपना होने की वजह से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनके एंजाइम्स, अगेन को एंजाइम्स, अगेन यहाँ पे प्रेजेंट हैं राइबोसोम्स, अगेन यहाँ पे प्रेजेंट है इनका अपना डीएनए। सो अपने राइबोसोम का मतलब है ये अपनी प्रोटीन खुद बना सकते हैं, लेकिन बाहर से भी इनको लेनी पड़ती है। और अपना डीएनए का मतलब है इनके पास जीन्स भी हैं। सो ये और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों क्या हैं जी? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। याद करें, आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सो इस स्ट्रोमा के अंदर ये सारा कुछ है। एंजाइम भी मौजूद हैं, को एंजाइम भी मौजूद हैं, राइबोसोम अपने, डीएनए अपने। इन दोनों चीज़ों के अपने होने की वजह से ये अपना सेंट्रल डोग्मा खुद करते हैं, ठीक है। तो जब ये अपना सेंट्रल डोग्मा खुद करते हैं, इसका मतलब ये अपनी प्रोटीन खुद तैयार करते हैं बाय राइबोसोम, और अपना डीएनए खुद रखते हैं, मीन इनके पास जीन्स भी हैं। लेकिन अपनी प्रोटीन तैयार करने के बाद भी ये कुछ सेल से भी प्रोटीन लेते हैं, लाजमी नहीं है हर चीज़ खुद बनाएं। इसका मतलब इतने भी इंडिपेंडेंट नहीं है, हैं? इतने भी इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ स्टडीज़ ये बता रही हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और राइबोसोम है, सो वो दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, माइटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट भी। स्ट्रोमा हो गया। अब स्ट्रोमा जो है क्या करेगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तीसरी चीज जो है ना वो इनकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं, आपके कान थोड़े से खड़े होंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। किधर गया मेरा अच्छा सा मार्कर? लें जी, इसके अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्वाइंस की तरह एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई होती हैं, और इनको मिला के हम एक पूरे गुच्छे को ग्रेनम का नाम देते हैं। ये थैलियां बेसिकली, और इन थैलियों की, इन मेम्ब्रेन्स को हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो ये मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन्स हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो और ग्रेना प्रेजेंट होंगे, मतलब प्लूरल है ग्रेनम की,
ये क्या मौजूद है जी, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और बना लें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की, पता आपको क्या की? आप ध्यान से सुने। इसने क्लोरोप्लास्ट को यहां लिख देते हैं, ट्रिपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बना दिया। ट्रिपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ट्रिपल ट्रिपल कैसे? दो ये हैं और एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की शक्ल में आपको इसके अंदर भी मेम्ब्रेन सिस्टम नजर आ रहा है। सो बेसिकली 3 मेम्ब्रेन्स हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और जो चीज क्लोरोप्लास्ट के अंदर है उसको हम ल्यूमन का नाम देते हैं, LUMEN, ल्यूमन। वो इंटर थैलाकॉइड स्पेस भी कहलाती है, यानी थैलाकॉइड की जो थैलियां है ना, ये थैलियां हैं, ये बोरियां पड़ी हुई हैं, इनके अंदर जो चीज मौजूद है उसको ल्यूमन कहते हैं। ओके हो गया। और बाहर वाला जो हिस्सा ये सारा, ये स्ट्रोमा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया जी कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये बन गए ट्रिपल मेम्ब्रेनस। ओके, लें जी, तो ट्रिपल मेम्ब्रेन बन गए। 2 मेम्ब्रेन एनवेलप का पार्ट है और एक मेम्ब्रेन ये वाली थैलाकॉइड का हिस्सा है। अब हम इसके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं जी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, फंक्शन में आपको एक फंक्शन मिलेगा स्ट्रोमा का, एक फंक्शन मिलेगा थैलाकॉइड्स का। थैलाकॉइड का फंक्शन पहले सुन लें। ये जो सूरज है इससे विजिबल लाइट थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर पड़ती है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इस सनलाइट को यूज करके एनर्जी बनाते हैं और NADH बनाते हैं। तो पहला फंक्शन लाइट रिएक्शन करते हैं जी फोटोसेंसिस का। ओवरऑल फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का बन गया फोटोसेंसिस, और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है जी? लाइट रिएक्शन। ये थैलाकॉइड का फंक्शन है। इसमें 2 चीजें ये लोग बनाते हैं, एक आपको बना के देंगे ATP और एक आपको बना के देंगे NADPH। ये आपको मिलेगी एसिमिलेटरी पावर और ये मिलेगी रिड्यूसिंग पावर अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 11। मेम्ब्रेन के अंदर वाला मटेरियल ल्यूमन है या इनर स्पेस? थैलाकॉइड के अंदर जो है ना वो ल्यूमन है। ओके, थैलाकॉइड के ऊपर ऐसी क्या चीज है जो लाइट रिएक्शन करती है? आपको पता है वो क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है, इसीलिए ग्रीन नजर आते हैं। और ये जो इसको ज्वाइन करने वाली चीज है ये इंटरग्रेनम है, ये नॉन ग्रीन है। सो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये आसान सी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ने क्या किया, इनके ऊपर पिगमेंट्स हैं, सिर्फ क्लोरोफिल नहीं है, और भी पिगमेंट्स होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। वो सारे मैं इंशाल्लाह आपको बायोएनर्जेटिक्स में डिटेल से पढ़ाऊंगा। सो ये आपका लाइट रिएक्शन करके दे रहे हैं, आपको ATP बना के दे रहे हैं, और आपको कैसे बना के दे रहे हैं? इन मेम्ब्रेन्स के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लगी हुई है। जिस तरह आपको माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी यानी जो इनर मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मिली थी ना, उसी तरह की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में ही मिलती है, जो आपकी एनर्जी बनाने में और रिड्यूसिंग पावर बनाने में इन्वॉल्व होती है। इसके पास भी एंजाइम ATP सिंथेज मौजूद है। सो क्रिस्टा और क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आपस में कंपेरेबल हैं। ओके, क्रिस्टा जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन है और ये क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आपस में क्या है? कंपेरेबल, क्योंकि इनके पास भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब बस फर्क ये है, उनकी चेन को रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं और इनकी चेन फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में इन्वॉल्व होती है। सो ये मैंने चीज़ें मर्ज कर दी, डिटेल में चले गए ना, MD कैट की क्लास हो रही है ताकि आपको भी पता चले। ठीक है, अच्छा जी। अब हम बता रहे थे कि इसका फंक्शन, तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का फंक्शन फोटोसेंसिस का पहली फेज को पूरा करना जो लाइट रिएक्शन है। दूसरा फंक्शन स्ट्रोमा का है। स्ट्रोमा में क्या होता है? ये जो ATP और NADPH बने हैं, इन दोनों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाई जाती है, यानी मैं इसको डार्क रिएक्शन का नाम दूंगा। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा।
तो इसके अंदर क्या बनेगा, आपको बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बन जाएगी। तो ये कहाँ बनेगी, ये स्ट्रोमा के अंदर बनेगी। यानी दो अंदर हिस्से हैं क्लोरोप्लास्ट के, दोनों का काम मैंने बता दिया, एक का लाइट रिएक्शन, दूसरे का डार्क रिएक्शन। सर ग्रेनम आर विद इन थैलाकॉइड, लाइट पास ग्रेनम, ये क्या लिखा है जी, ये पूरा गुच्छा ग्रेनम है जिसमें 50 थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की थैलियां, एक थैली पड़ी, इसके ऊपर एक और थैली, और थैली एक, जिस तरह 50 बुक्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हो, तो उनका पूरा गुच्छा, एक पूरा गुच्छा ग्रेनम कहलाएगा। सो ग्रेनम थैलाकॉइड के अंदर नहीं है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स आर दी पार्ट्स ऑफ ग्रेनम। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप लोग राइबोसोम के साइज की बार बार बात कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा इनमें स्टडीज मुख्तलिफ हैं, आपको ये भी मिलेगा स्टडीज के अंदर के राइबोसोम्स का जो साइज है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो 70S है, और माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स का साइज है वो भी 70S है। लेकिन राइबोसोम्स इसके अलावा भी कई साइजेस में एग्जिस्ट करते हैं। सो 55S मुझे बताना नहीं चाहिए था, वो जो है बड़ी क्लास की बात हो गई, तो आप 70S ही याद रखें। उसके लिहाज से आपको एक MCQs भी मैंने देना है। सो ये बात MCQs के लिए मैंने छोड़ी भी थी, लेकिन आपने जो है ना वो एमरजेंसी में जल्दी से उगलवा ली। चलें कोई बात नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बताएं कौन सा ऑर्गेनेली हमने पढ़ा जो ट्रिपल मेम्ब्रेनस है, ट्रिपल मेम्ब्रेनस, जल्दी से। ट्रिपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन सा है, हरी अप। आज का लास्ट जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, और वो जो आखिरी स्ट्रक्चर होगा उसको हम न्यूक्लियस का नाम देंगे। ठीक है, न्यूक्लियस। हाँ जी, कौन ट्रिपल मेम्ब्रेनस है? अच्छा, ट्रिपल मेम्ब्रेनस कहेंगे आप, ठीक है। को तीन कैसे हो मैंने आपको बता दिया। वेरी गुड स्टूडेंट्स, शाबाश, याद हो गया आपको। बुक में कहीं ट्रिपल मेम्ब्रेनस नहीं है, लेकिन मैंने आपको साबित कर दिया कि एक जो है वो ट्रिपल मेम्ब्रेनस है। न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस जो है वो आपको पता है सेल के अंदर मौजूद है। दिस इज द हेड ऑफिस ऑफ द सेल। हेड ऑफिस, गोल्जी को क्या किया, पोस्ट ऑफिस। आपने कहा क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा, प्लास्टिक्स को क्या कहा था, पता नहीं क्या कहा था, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था पावर हाउस। अब जो है आप न्यूक्लियस क्या बोल रहे हैं जी, हेड ऑफिस ऑफ दी सेल। इस हेड ऑफिस में आप लोगों को लोकेशन का पता है, प्लांट्स में साइड पर होता है, एनिमल सेल में दरमियान में होता है। डायरेक्ट हम देखते हैं कि हम न्यूक्लियस की तादाद कितनी होती है। न्यूक्लियस की तादाद कुछ सेल्स में एक होती है, उनको हम मोनो न्यूक्लिएट कहते हैं। कुछ में दो होती हैं, उनको हम बाय न्यूक्लिएट कहते हैं। कि कुछ में बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको हम मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। एमसीक्यू देखें, यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट सेल इज, तो आपके पास ए ऑप्शन है एपिथेलियल सेल, बी ऑप्शन है आपके पास फंगल सेल, सी ऑप्शन है आपके पास मसल फाइबर, और डी ऑप्शन है आपके पास कौन है जी, मीज़ोफिल सेल। हाँ जी, मल्टी न्यूक्लिएट सेल की एग्जांपल बताएं जी। ऐसा सेल जिसमें कई न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हो, ठीक है, और ऐसा सेल जिसमें दो न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हो बाय है, जिसमें एक नज़र आ रहा हो वो मोनो है। हाँ जी बताएं। मल्टी न्यूक्लिएट में जिसमें बहुत ज़्यादा क्या मिल रहे हो आपको, न्यूक्लियाई। मल्टी न्यूक्लिएट या पॉली न्यूक्लिएट भी कह सकते हैं। तो कौन सा आंसर है, वेरी गुड।
अब देखें ना, चीज़ें मुख्तलिफ जगहों पे लिखी हैं, लेकिन आपकी बुक में न्यूक्लियस में ये 3 लफ्ज़ लिखे हुए हैं। सो एग्जांपल्स आपको ढूंढनी चाहिए, वही काम मैं कर रहा हूँ। तो आंसर है जी मसल फाइबर। क्वेश्चन चेंज करते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट की जगह मैं अब आपसे पूछता हूँ जी, बाय न्यूक्लिएट सेल कौन सा है? अब आंसर बताएं, बाय न्यूक्लिएट सेल कौन सा होगा? अब आपका आंसर बन जाएगा फंगल सेल। कैसे? अगर आपने पढ़ा हो डायकैरियोटिक हाइफी, 2 न्यूक्लियस वाला हाइफी, याद है ना? तो डायकैरियोटिक का मतलब 2 न्यूक्लियस वाला ही होता है। उसमें एक सेल में 2 न्यूक्लियस पड़े होते हैं इस तरह से। ये एक हाइफी है, इसमें 2 न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। मल्टी न्यूक्लिएट में बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं एक सेल के अंदर, उसको मल्टी कहेंगे। सो बाय न्यूक्लिएट का जो आपके पास नाम आया वो फंगल सेल यानी डायकैरियोटिक हाइफी का आ गया। क्लियर होगी जी ये चीज़ें? अब हम इसके कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं जो आपके एमडी कैट का पार्ट है। इसके कंपोनेंट्स में 3 कंपोनेंट्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बच्चों। पहला कंपोनेंट न्यूक्लियर एनवेलप, या उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बना के चेक करते हैं जी, ये अगर एक पूरा सेल है तो आपको यहाँ पे इस तरह से न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस का जो एनवेलप होता है ना बच्चों, वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस इस तरह से। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक जो है ना वो इनर मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन्स कुछ जगहों पर कॉन्टीन्यूअस हो जाती हैं, वहाँ पे एक पोर क्रिएट होता है, उसको हम न्यूक्लियर पोर का नाम देते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कई न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो बना दिए हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस। ये आपके पास क्या आया? न्यूक्लियर पोर। अब आपकी एग्जाम्पल आपकी बुक के, अच्छा कुछ चीज़ें खुद भी ढूंढ लिया करें। ये एमडी कैट का लेक्चर है, आप तो एफएससी के लेक्चर की तरह इसको पढ़ रहे हैं। जो चीज़ें रह जाती हैं वो खुद आपकी जिम्मेदारी होती है। मैं आपको बस कोर कॉन्सेप्ट देता हूँ यहाँ पे, वरना तो सिलेबस ही नहीं ख़त्म होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसको एनवेलप भी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है ना, ये इसके अंदर वाले सारे पोर्शन को एनक्लोज करती है, इनर मेम्ब्रेन ये वाली। और आउटर मेम्ब्रेन के साथ आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है। आउटर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्टीन्यूअस होता है। सो ये भी आपने बात याद रखनी है। आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ कॉन्टीन्यूअस होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? इनर वाले सारे चीज़ों को क्या करती है? एनक्लोज करती है। हाइफी में भी मल्टी न्यूक्लिएट, यस हाइफी भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो फंजाई में कुछ डायकैरियोटिक होते हैं, कुछ मोनोकैरियोटिक, और कुछ वहाँ पे भी मल्टी कैरियोटिक होते हैं। सो ये हो गया जी आपका इनर मेम्ब्रेन। अंदर वाली सारी जो चीज़ें उनको बंद कर रही है। अंदर वैसे है क्या? इसके अंदर आपको न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा। ये प्लाज्म भी बिल्कुल वैसे, इसके अंदर भी एंजाइम, को एंजाइम जो है वो पड़े होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आपको सेकंड जो मेन चीज़ मिलती है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, वो आपको न्यूक्लियोलस मिलता है। ये डार्क स्टेन्ड बॉडी होती है जी। एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस आपको न्यूक्लियस में मिलते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोलस है, इसको ज़रा मैं बड़ा करके आपको दिखाऊं। न्यूक्लियस को मैंने न्यूक्लियोलस को बड़ा किया। न्यूक्लियोलस डार्क स्टेन्ड, आई मीन न्यूक्लियस के अंदर भी आपको जो है वो नजर आता है। वॉइस प्रॉब्लम है कोई? चेक करें ज़रा, इज देयर अ वॉइस इशू या नहीं? जल्दी से चेक कर लें। कोई मसला नहीं है जी, वॉइस का आपको वैसे ही लग रहा है। अब हम जो है वो देख लेते हैं। इसको बड़ा करके अगर देखें तो इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि साइड पे जो आपको नज़र आएगा वो इस तरह से ग्रैनुलर एरिया नज़र आता है। ग्रैनुल ज़रात नज़र आते हैं आपको। ये पेरिफेरल एरिया है न्यूक्लियोलस का, ये ग्रैनुलर एरिया है, पेरिफेरल। इट इज़ व्हाट? इट इज़ पेरिफेरल। और ये ग्रैनुल नज़र आ रहे हैं आपको। इसमें प्रेजेंट क्या है? इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स के प्रीकर्सर। ये इस हिस्से में प्रेजेंट होते हैं।
अगर आपको याद हो, कल आपको मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोलस है ना बच्चों, ये राइबोसोम बनाता है। आज आपको बताता हूँ ये कैसे जो है राइबोसोम बना के देगा। ठीक है। डू न्यूक्लियर पोर अलाउ एक्सचेंज ऑफ एवरी काइंड ऑफ मटेरियल। अब देखें ना, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही बच्चों वाले रहते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल से क्या होता है। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर मटेरियल से इन एंड आउट एक्सचेंज होती है। इसकी मेम्ब्रेन भी उसी तरह सेमी परमिएबल है। अब क्रोमोसोम तो नहीं बाहर आएंगे जब तक न्यूक्लियस टूटेगा नहीं। सो जो चीज़ें परमिएबिलिटी दिखाएंगी वो पास हो जाएंगी, बाकी पास नहीं होंगी। इसका जो साइड वाला हिस्सा है न्यूक्लियोलस का, ये ग्रैनुलर एरिया, इसमें आपको ज़र्रात नज़र आ रहे हैं और इसमें प्रेजेंट क्या होता है, राइबोसोम बनाने वाले प्रीकर्सर प्रेजेंट होते हैं। प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, प्रीकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल एरिया। ये ग्रैनुलर एरिया फिब्रिल होता है। फिब्रिल में यहाँ धागे पड़े होते हैं। अब बंदा पूछे धागों में क्या है, ये सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल फिब्रिल एरिया। इस फिब्रिल एरिया में दो चीज़ें पड़ी होती हैं, एक आपको यहाँ मिलता है आरएनए और एक आपको मिलता है राइबोसोमल डीएनए। ये दो चीज़ें इस न्यूक्लियोलस के दरमियान में फिब्रिल यानी धागे की फॉर्म में पड़ी होती हैं। और ये राइबोसोमल डीएनए, ये वही डीएनए जो राइबोसोमल आरएनए बनाता है। अगर आपको सेकंड ईयर याद हो तो आपको ये किसी ने बताया होगा कि तमाम किस्म के आरएनए बनते डीएनए से ही हैं। तो जो आरएनए राइबोसोम का है वो जिस डीएनए से बनता है उस डीएनए का नाम है राइबोसोमल डीएनए। ठीक है। तो दरमियान में क्या मौजूद है, न्यूक्लियोलस को जब हम डिटेल से स्टडी करते हैं तो इसके साइडों पे ग्रैनूल प्रेजेंट है जिनसे राइबोसोम के सब यूनिट बनते हैं, और दरमियान में जो फिब्रिल एरिया, जो धागे हैं वो आरएनए के और राइबोसोमल डीएनए के धागे हैं। इन राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनता है और फिर ये जो न्यूक्लियोलस है ये आपके छोटे छोटे राइबोसोम बना के आपको देता है, और ये राइबोसोम बनने के बाद न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो जाते हैं या साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाते हैं। क्लियर हो गया जी। न्यूक्लियोलस को मैंने खोल दिया आज अच्छी तरह। अब पीछे तीसरी चीज़ बच गई, क्रोमोसोम्स, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम बच्चों पहले ना क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म में होता है इस तरह से। दिस इज व्हाट, दिस इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जब कॉन्डेंस होती है, कॉन्डेंस मीन सुकड़ती है, तो ये एक प्रॉपर क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कॉन्डेंस मीन सुकड़ना और मोटे हो जाना। अब ये जो आपके पास शक्ल आई है, दिस शक्ल इज कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में फ़र्क ये है कि क्रोमोसोम मोटे होते हैं और क्रोमैटिन बारीक बारीक धागों की शक्ल में होते हैं। सो यही क्रोमैटिन अब कन्वर्ट किस में हो गए, वो मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त जो है वो कंडेंस होते हैं, तब न्यूक्लियस गायब हो जाता है। सो मैंने न्यूक्लियस गायब नहीं किया, इसलिए क्रोमैटिन से बाहर ला के क्रोमोसोम बनाए हैं। तो जब क्रोमैटिन सुकड़ता है और मोटा हो जाता है तो क्रोमोसोम है। इसका मतलब क्रोमोसोम और क्रोमैटिन सेम चीज़ है। जब तक वो नज़र नहीं आ रहे थे, बारीक बारीक धागे थे, तब तक वो क्रोमैटिन थे, और जब सेल डिवीजन शुरू हुई वो मोटे हो गए और कॉन्डेंस हो गए, उनको हमने क्रोमोसोम का नाम दे दिया। ओके, क्यों भाई? आज आपको पता चला जी क्रोमैटिन क्रोमोसोम एक ही चीज़ है, बस उनके सिकुड़ने और मोटे होने का डिफरेंस है। बबल होती है ना, बबल को आप लंबी खींच दें, पतली सी लंबी सी हो जाएगी, और उसको सुकेड़ दें, कंडेंस कर दें, मोटी हो जाएगी। क्यों भाई? ऐसे ही करते हैं ना। तो ये जो शक्ल है ना, दिस शक्ल इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ये मोटे मोटे होते हैं और क्रोमैटिन के ब्रीक ब्रीक है। अब क्रोमोसोम हर स्पीशी के हिसाब से स्पेसिफिक होते हैं, उनकी जो तादाद है ये फिक्स होती है स्पीशी के हिसाब से। अब वो पूरा जो एक चार्ट है कि ह्यूमन में कितने होते हैं और उसमें कितने होते हैं, ये आपने याद करना है। हाँ, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड आपको पता होना चाहिए। डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं सोमैटिक सेल्स के अंदर, यानी नॉर्मल बॉडी के जो सेल होते हैं ना, आंख के सेल, किडनी के सेल, लिवर के सेल, ये सारे सेल सोमैटिक हैं। इनमें क्रोमोसोम्स 2n मीन दो सेट होते हैं, और हैप्लॉयड यानी एक सेट, सिंगल सेट 1n, ये प्रेजेंट होता है जी गैमीट्स में, एग सेल में और स्पर्म सेल में।
डिप्लॉयड हैप्लॉयड तादाद के लिए आप जाहिर करते हैं। डिप्लॉयड हैप्लॉयड किसके लिए जाहिर करते हैं स्टूडेंट्स? तादाद के लिए। सो तादाद फिक्स है। ह्यूमन की एग्जांपल ले लें तो नॉर्मल बॉडी सेल्स में होंगे जी 46 क्रोमोसोम और गैमीट्स में होंगे 23। ओके, ये 23 का मतलब एक सेट है क्रोमोसोम का। ये मैं आपको माइटोसिस मियोसिस में डिटेल से समझाऊंगा कि ये क्या मतलब है एक सेट, दो सेट। और सोमैटिक सेल में मदर और फादर दोनों के की तरफ से एक एक सेट पूरा आता है और ये दो सेट हो जाते हैं। ठीक है, ओके जी। तो एक सेट, दो सेट। सम टाइम आप लोगों ने एक हाथ में चूड़ियां पहनी होती हैं तो एक सेट पहना हुआ, सम टाइम दोनों हाथों में चूड़ियां पहनी होती हैं, चूड़ियां सेम है, एक ही बंदे ने पहनी हुई है, लेकिन अगर एक हाथ में है तो एक सेट, दो हाथ में हो दो सेट, इस तरह से। और जब आपके बच्चे होते हैं, अगर आपने दोनों हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं, बड़ी प्यारी एग्जांपल है, एक मदर है उसने दोनों हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं, वो अपने दो बच्चों को क्या देगी? एक बच्चे को एक हाथ वाली चूड़ियां दे देगी और दूसरी बेटी को दूसरे हाथ वाली चूड़ियां दे देगी। ठीक है, इसका मतलब दो सेट्स हैं उसके पास, लेकिन उसके बच्चों को उसकी तरफ से एक सेट ही मिल रहा है, लेकिन दूसरा सेट उसको फादर की तरफ से मिलता है, उसने भी चूड़ियां पहनी हुई है। सपोज कर लेना, तो दो सेट हो गए, एक फादर की तरफ से सेट मिला चूड़ियों का और एक चूड़ियों का सेट उसको मदर की तरफ से मिला। उसके बाद फिर से दो सेट हो गए, फिर उसने एक सेट अपने बच्चों को देना, दूसरा सेट दूसरे बच्चे को देना। इस तरह जो है ना दो दो सेट होंगे और बच्चों के पास उनकी तरफ से एक एक सेट आएगा। सो ये वन सेट और टू सेट का मतलब जो है ना ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड है। ठीक है, डबल हाफ ना किया करें इनको। बाकी एमसीक्यूज आपने करने हैं बुक से, चिंपैंजी के, फ्रॉग के, वो सारे जो आपके पास तादाद में लिखे हुए हैं ना, वो आपके क्या हैं जी? एमसीक्यू। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं जी, क्रोमोसोम का बड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। क्रोमोसोम के दो हिस्से होते हैं, एक क्रोमोसोम का ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है और एक ये सेंटर वाला हिस्सा है। ठीक है, ये जो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा है ना, इनको आर्म्स कहते हैं। ये आर्म पी है और नीचे वाली जो होती है ना ये आर्म क्यू है। दरमियान वाला जो इलाका होता है ना ये वाला, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर है, इसके अंदर जो है ना वो सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर स्पेशल प्रोटीन, ये प्रोटीनीशियस हिस्सा होता है क्रोमोसोम का। तो आर्म पी और आर्म क्यू बराबर भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती है, ये सेकंड ईयर में आपने क्रोमोसोम वाले टॉपिक में पढ़ा। ठीक है, और जब ये सेल, ये क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, तो फिर ये इस शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। डू यू नो, ये इस शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, ये वही क्रोमोसोम है। बस फर्क ये है कि अब इसकी रेप्लिकेशन होगी, अब ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड बन गए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो इंफॉर्मेशन ये एक क्रोमोसोम पे थी, अब वही इंफॉर्मेशन एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स पे है। तो मेन चीज जो है, क्रोमोसोम ये भी एक ही है, क्रोमोसोम ये भी एक ही है, तो इनका फर्क नोट करें। ये वाला क्रोमोसोम अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, रेप्लिकेशन से पहले सेकेंड ईयर में रेप्लिकेशन का टॉपिक पढ़ा आपने, तो ये वाला क्रोमोसोम अनरेप्लिकेटेड है, और ये वाला जो क्रोमोसोम है बच्चों ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, हैं दोनों एक क्रोमोसोम। हाँ, अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होता है और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। नोट कर लें, अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम उसके अंदर एक ही क्रोमैटिड होता है, उसी वही पूरा क्रोमोसोम है, और ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। दूसरा कौन सा है? रेप्लिकेटेड। ये कब पैदा हुआ? जब रेप्लिकेशन हुई इंटरफेज में, एस फेज के दौरान। अब अगर इसको मजीद खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या है, तो आपको बहुत बड़ा डीएनए और डीएनए किसी के गिर्द कॉइल हुआ हुआ है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। बहुत बड़ा को दो चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ आपको क्या मिलेगी? डीएनए, और ये जिसके गिर्द कॉइल करता है उसको हम नाम देंगे प्रोटीन। और प्रोटीन का नाम क्या है? सेकेंड ईयर में पढ़ा आपने, हिस्टोन प्रोटीन। यानी इस हिस्से के अंदर आपको
बहुत लंबा डीएनए मिलेगा जो प्रोटीन के गिर्द जो है क्वाइल कर रहा है, रैपिंग कर रहा है। सो ये बहुत लंबा डीएनए न्यूक्लियोसोम्स या न्यूक्लियोहिस्टोन बनाता है, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़े। इसीलिए हम कहते हैं कि क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। यानी इसके अंदर आपको इस तरह, जिस तरह मैंने ड्रॉ किया ना, बल्कि इससे भी बड़ा गुंजल होता है। ये तो बिल्कुल भी गुंजल नहीं है, एक्चुअल गुंजल इतना कॉन्डेंस होता है, यकीन करें आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये आपको मैंने समझा दिया कि अब इसका जो डीएनए, इस डीएनए के ऊपर जीन्स होती हैं जो आपके सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही होती हैं, और वो प्रोटीन, हाँ प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये डीएनए और प्रोटीन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रही होती हैं। ओके हो गया। सो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, उम्मीद है आप जो है वो अब अच्छी तरह इससे मुस्तफ़ीद हो चुके होंगे। हाँ जी बच्चों, तो न्यूक्लियस ने क्या करना है? न्यूक्लियस ने दो काम किए आपके। जो न्यूक्लियोलस था इसने आपको राइबोसोम बना के दिए, और जो इधर क्रोमोसोम पड़े हुए थे, इन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए था, डीएनए के ऊपर जीन्स थी। जीन्स ने आपकी पूरी बॉडी की प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन दी, मालूमात दी। सो प्रोटीन बनाने की मालूमात इन डीएनए के अंदर है, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम है। दोनों चीज़ें आपको हेड ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है। दोनों चीज़ें आपको हेड ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है। कौन कौन सी चीज़ भाई? कि प्रोटीन कौन सी बनानी है, कब बनानी है, कैसे बनानी है, वो इन्फॉर्मेशन आपको जीन्स दे रही हैं जो क्रोमोसोम पे पड़ी हैं। और प्रोटीन बनाने के लिए जो फैक्ट्री है वो भी आपको किसने दी? न्यूक्लियस ने दी। बना के किसने दी? न्यूक्लियोलस ने। सो सेंट्रल डोगमा का कंप्लीट जो कंट्रोल है वो हेड ऑफिस के पास है, जो कौन है? न्यूक्लियस है। ठीक है जी, ओके जी। तो इसका अब जो है डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लिख देता हूँ। डीएनए के ऊपर किधर लिखे? यहाँ लिखे नेगेटिव, प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये बात सेकंड ईयर में लिखी हुई है, सो मैंने सिर्फ उनको एंगेज किया है। ठीक है जी, तो टेस्ट स्टार्ट करें। आपका लेक्चर जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया। इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को उम्मीद समझ आई होगी।